हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास भाई दो छोटू फोन है जो भाई बड़े भी हो जाते हैं क्योंकि दोनों फ्लिप फोन है। एक हमारे पास मोटोरोला Razr 40 अल्ट्रा और दूसरा सैमसंग फ्लिप 4। अब सैमसंग फ्लिप 4 को ना काफी टाइम से यूज कर रहे हैं तो इसका तो अच्छे से एक्सपीरियंस बताएंगे। साथ ही आज आपको बताएंगे कि आपको मोटोरोला लेना चाहिए या सैमसंग फ्लिप 4 लेना चाहिए, तो दोनों की कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFV अनबॉक्स। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब किए बगैर आगे मत बढ़ना। अब फ्लिप और फोल्ड सीरीज को लेकर कंफ्यूजन रहती है दिमाग में, भाई कितने ड्यूरेबल है ये फोन। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दोनों ही फोन जो है ना ये लगभग देखने में एक जैसी लगते हैं क्योंकि हमारे पास एक तो ब्लैक कलर है। अब हमने ना सैमसंग का दूसरा पिंक कलर भी ट्राई करा हुआ है, वो भी काफी अच्छा है। बट यहाँ पर ब्लैक कलर पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट नहीं लगते और यहाँ पर फिनिशिंग तो भाई मोटोरोला की जो बैक पैनल की है वो थोड़ी सी बेटर है। और मोटोरोला के पास एक एडवांटेज हो रहा है कि इसकी कवर डिस्प्ले काफी बड़ी है। यहाँ पर 3.6 इंच का कवर पैनल मिलता है और सैमसंग में मिलता है 1.9 इंच का। उस पर आगे बढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ पर बता दूं कि दोनों पे जो ग्लास यूज करा गया ना है तो विक्टस ही, लेकिन सैमसंग के पास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है और साइड का फ्रेम जो है वो आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम मिलता है सैमसंग के पास और मोटोरोला के पास नॉर्मल एल्यूमिनियम है। लेकिन मोटोरोला के पास एक बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें जो आपको हिंज मिलती है ना ये स्टेनलेस स्टील की है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं, सैमसंग की जब हमने फ्लिप की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था जब इसे अनफोल्ड करते हैं ना तो भाई फोन थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। मोटोरोला बहुत कम टेढ़ा है, यहाँ पर अगर देखो तो बिल्कुल भी गैप नहीं है इसके बीच में और बैक पैनल भी ना ऐसा लगता है एक हो गया हो क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं होते कट्स। लेकिन सैमसंग में दिक्कत है, सैमसंग विद टाइम मैंने बताया था अपने रिव्यू के अंदर भी, भाई ये बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया था फोन, देखिए कुछ ज्यादा ही टेढ़ा है और अभी इसमें अच्छा खासा गैप बन गया है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये जब आप इसे यूज करते हो ना ऐसे तो पीछे कट भी फील होते हैं। तो इस मामले में तो सैमसंग से ज्यादा मोटोरोला ने बेहतर काम किया हुआ है। और एक चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, जब आप सैमसंग के फोन को पॉकेट में रखोगे ना तो इसके डिस्प्ले पे डस्ट आ जाती है क्योंकि इसके बीच में गैप है। वहीं पर मोटोरोला के फोन को मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूं, इसके डिस्प्ले में भाई बिल्कुल भी डस्ट नहीं आया क्योंकि इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी हिंजेस में एडवांटेज मोटोरोला के पास है। और फोन को अनफोल्ड करते हुए ना भाई मोटोरोला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा फील होता है। वहीं पर सैमसंग को फोल्ड करके दिखाता हूं, ये तो आवाज भी करता है वाह। और दोनों के फ्रंट में ना प्लास्टिक की फिल्म मिलती है क्योंकि भाई दोनों फोल्ड होने वाले फोन है तो इनमें ग्लास तो लग नहीं सकता ना। इसके अलावा मोटोरोला के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसकी कवर डिस्प्ले है क्योंकि इसमें 3.6 इंच का OLED पैनल मिलता है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब इसे नॉर्मली चलाओगे तो 120 हर्ट्ज में चलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा गेम है जो 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है तो वो ये आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन सैमसंग के पास सिर्फ 1.9 इंच का AMOLED पैनल मिलता है, उसकी PPI भी काफी कम है मोटोरोला के कंपैरिजन में। एंड इसके पास डिसएडवांटेज पता है क्या, एक तो 60 हर्ट्ज है और दूसरा भाई जैसे आपके किसी का मैसेज आए तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मोटोरोला में वहीं पर आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हो, वो भी कवर डिस्प्ले से ही। और इसी वजह से मोटोरोला का फोन ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है और ज्यादा ड्यूरेबल भी, क्योंकि इन चीजों के लिए आपको फोन को बार बार अनफोल्ड नहीं करना पड़ेगा। और इससे भी काफी ज्यादा चीजों में एडवांस है मोटोरोला की कवर डिस्प्ले। जैसे कि आप अंदर वाली डिस्प्ले पे कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे आप इसे क्लोज करोगे ना तो सीमलेसली बाहर वाली डिस्प्ले पे वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप मेरी तरह खाना खाते हो भाई वीडियो देखते हो तो भाई इसे स्टैंड की तरह बना के ना मस्त वीडियो देख सकते हो इसकी कवर डिस्प्ले के अंदर ही। और ये भाई BGMI जैसे गेम तक को सपोर्ट करती है इसकी कवर डिस्प्ले। हालांकि इतनी छोटी डिस्प्ले में कौन ही BGMI प्ले करेगा, बट भाई माइंड फ्रेश करने के लिए जैसे कि आपको कैंडी क्रश गेम खेलना है या और भी ऐसे छोटे मोटे गेम है उन्हें आसानी से प्ले कर सकते हो। हालांकि चलते हैं यहाँ पर BGMI भी काफी स्मूथ है। और मेरे को एक बात काफी सही लगती है, जैसे कि आप मैप का यूज करते हो ना अपने फोन के अंदर इधर उधर जाने के लिए, तो आपको डिस्प्ले फोल्ड अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं, आप बाहर वाली डिस्प्ले में ही पूरा मैप को यूज कर सकते हो। और छोटी डिस्प्ले में यूज कर रहे हैं मैप तो भाई बैटरी कंजप्शन भी डिस्प्ले की बच जाएगी और छोटे से फोन को लेके घूमना भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इसके अलावा आप इसे टेंट मोड की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसकी जो कवर डिस्प्ले काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है अगर मैं इसे कंपेयर करूं सैमसंग की कवर डिस्प्ले से, और इसी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा दोनों की मेन डिस्प्ले पे चले ना तो भाई मोटोरोला की डिस्प्ले 6.9 इंच की है तो सैमसंग की 6.7 इंच की। और सैमसंग की डिस्प्ले की जो विड्थ है कम भी है मोटोरोला की डिस्प्ले कंपैरिजन में, और ये अच्छा खासा फील हो जाता है जब आप दोनों फोनों को होल्ड करोगे। सैमसंग की डिस्प्ले सिर्फ लंबी लंबी लगती है लेकिन मोटोरोला की डिस्प्ले प्रॉपर एक नॉर्मल फोन की डिस्प्ले की तरह लगती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या आता है दोनों के पैनल की स्पेसिफिकेशन में। यहाँ पर जो सैमसंग की डिस्प्ले है फोल्डेबल डायनेमिक 2x OLED पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और भाई ये भी फुल HD डिस्प्ले है और ये 8 बिट कलर शो कर सकती है। वहीं पर जो मोटोरोला की डिस्प्ले है ये है फोल्डेबल LTPO OLED डिस्प्ले और यहाँ पर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पिक्सल पर इंच डेंसिटी इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर है जितना कि सैमसंग के पास मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये मिलती है हाई रिफ्रेश रेट के साथ कि ये 10 बिट कलर डिस्प्ले है। मतलब यहाँ पर आपको कलर
कलर ज्यादा मिलते हैं सैमसंग के कंपैरिजन में। प्लस इसके पास एक एडवांटेज और है कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ये 1400 निट्स की है और सैमसंग के पास 1200 निट्स की है। अब इंडोर जब आप कोई कंटेंट देखोगे ना तो कलर्स भाई दोनों में मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लगे, यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट मोटरोला की पीक ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से नॉर्मल कंटेंट वॉच करते भी इसकी डिस्प्ले ब्राइट है और HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए जो ब्राइट पार्ट आता है वो ज्यादा बेहतर दिखता है मोटरोला के अंदर। और ब्राइट होने की वजह से जो शार्पनेस है ना वो मोटरोला की डिस्प्ले पे थोड़ी सी बेहतर लगती है। ऐसा हमने नथिंग और भाई 11R की डिस्प्ले में देखा था। इसके अलावा अगर चलें तो आउटर विजिबिलिटी, हम दोनों फोन को यूज कर रहे थे फोटो क्लिक करने के लिए, यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। मोटरोला की डिस्प्ले भाई ज्यादा ब्राइट है सैमसंग के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर हमने एक बात और देखी थी कि दोनों फ्लिप होने वाले फोन है और उसके बाद भी भाई मोटरोला की डिस्प्ले की जो क्रीज है वो भाई फ्रंट से बिल्कुल नहीं दिखती है। एक पर्टिकुलर एंगल से हल्की सी क्रीज नोट हो जाएगी। और इस फोन को यूज करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है मेरे को, उसके बाद भी इसके क्रीज का साइज अभी तक तो नहीं बढ़ा है और मैंने इसे कितनी बार फोल्ड अनफोल्ड करा है। सैमसंग फ्लिप फोन को मैंने आपको बताया था कि अनबॉक्सिंग के बाद जब रिव्यू दिया था कि भाई इसे थोड़े दिन बाद देखा तो इसमें गड्ढा बनना चालू हो गया और अभी तो इसमें नगर पालिका गड्ढा हो गया और स्क्रीन गार्ड उखड़ के ऊपर आ गया है। तो मेरे को तो सर्विस सेंटर पे देना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं इसकी डिस्प्ले बदलती है। जो भी होगा आपके लिए मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भाई आउटर विजिबिलिटी में भाई मोटरोला बेहतर है। इसी के साथ एक चीज और बेहतर लगी, लाइक दोनों में प्लास्टिक फिल्म है और यहाँ पर भाई जो एंटी ग्लेयर कोटिंग है वो मोटरोला पे हल्की सी मिल जाती है जिसकी वजह से इस पे रिफ्लेक्शंस भी कम है और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है फोल्ड फ्लिप फोनों के साथ। तो यहाँ पर सैमसंग के पास आपको रिफ्लेक्शंस हद से ज्यादा मिलते हैं, मोटरोला इस चीज को कंट्रोल करे हुए। तो डिस्प्ले में जितना मैंने देखा है भाई, चाहे कंटेंट क्वालिटी हो, आउटर विजिबिलिटी हो या प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी हो, उन सभी में मोटरोला ज्यादा बेहतर निकल के आता है। बट सैमसंग के पास भी कुछ खासियत है, जैसे कि IPX रेटिंग के साथ आता है, पानी की हल्की फुल्की बूंदे झेल लेगा। और मोटरोला के पास मिलती है IP52 रेटिंग। इसके अलावा भाई दोनों के पास स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और स्टीरियो स्पीकर्स में बताऊं तो आप साउंड सुनिए पहले। तो स्पीकर्स की साउंड में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं और दोनों ही डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप 3.5mm जैक से म्यूजिक सुनते हो तो दोनों में दर्द होने वाला है, क्योंकि वो तो नहीं है। तो टाइप सी वाले ईयरफोन लगा के सुनो। और यहाँ पर मोटरोला के पास एडवांटेज आ जाती है कि इसके पास स्पेशल साउंड का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा मूवी वगैरह वॉच करते टाइम। बाकी भाई दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, रिकॉग्निशन स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पे चलें तो UI आता है। अब भाई UI आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर आएगा कि आपको One UI पसंद है या MyUX पसंद है। अब MyUX को हम क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड ही है, बस मोटरोला ने अपने कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा डाल के दे दिए हैं। देखा, फ्लैश जल गई, जादू। और दोनों के चलाने का एक्सपीरियंस काफी क्लीन है क्योंकि दोनों के UI में किसी तरीके का कोई कचरा नहीं मिलता है। और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिली है क्योंकि जो रैम है और रोम है वो सेम है। UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और रैम भी LPDDR5 है। बाकी यहाँ पर अगर नॉर्मल यूजेज की बात करें तो भाई जैसे स्वाइप अप स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो उस टाइम पर मोटरोला ज्यादा स्मूथ फील होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है पैनल में। हालांकि ये जो पैनल है ये 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन ये सिर्फ गेम में ही सपोर्ट करता है। नॉर्मली चलाओगे तो 144 हर्ट्ज ही चलेगा और ऑब्वियसली सैमसंग के 120 हर्ट्ज से ज्यादा स्मूथ फील होता है। यहां तक कि जो इसकी बाहर की डिस्प्ले है उसके साथ भी सेम ही सीन है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज से नॉर्मली चलती है लेकिन गेमिंग में 144 हर्ट्ज तक जा सकती है। और मल्टीटास्किंग या बैकग्राउंड में ऐप को दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से संभालते हैं। और गेमिंग की बात करें जहां पर मेरे को लगता है कि फोल्ड फ्लिप इस चीज के लिए तो कोई बाय नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी करें तो दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की ताकत दी है। अब यहाँ पर जब हमने Antutu रन कराया ना, ये चीज तो देखने के लिए मिलेगी दोनों ही अंडर क्लॉक प्रोसेसर हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो स्कोर है 8+ Gen 1 के हिसाब से काफी कम मिला है। मोटरोला का जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम मिला सैमसंग कंपैरिजन में, बट जो मोटरोला की कंसिस्टेंसी थी सीपीयू थ्रोटलिंग में वो ज्यादा बेहतर थी। सैमसंग तो भाई मस्त थ्रोटल मार रहा था, लेकिन सैमसंग के जो जिप्स थे वो बेटर मिले। अब यहाँ पर इन चीजों को साइड करके अगर गेमिंग परफॉर्मेंस पे चले ना सीधा, तो हमने भाई दोनों के अंदर गेम प्ले करा, दोनों में फ्लैगशिप लेवल सेटिंग्स मिलती है और फुल सेटिंग्स में प्ले करोगे तो दोनों ही मस्त जिटर मारते हैं। यहाँ पर दिखता है कि अंडर क्लॉक करके दिया इन्होंने प्रोसेसर, लेकिन अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में गेम प्ले करोगे थोड़े लंबे टाइम तक, तो जैसे कि भाई सीपीयू थ्रोटलिंग में कंसिस्टेंसी भाई मोटरोला की बेहतर थी, यहाँ है मोटरोला, इसकी बेहतर थी, तो वो भाई गेम के टाइम पर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में दोनों में गेम प्ले करोगे तो मोटरोला ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा स्मूथ है लॉन्ग टाइम में। बाकी बचे कैमरास, क्योंकि फोल्ड फ्लिप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो भाई मोटरोला के पास 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और सैमसंग के पास है 10 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी खुद देखिए। अब एक बात तो दोनों के अंदर सिमिलर है कि दोनों 4K 60 FPS से फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को भाई जो मोटरोला की डिस्प्ले है थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लग रही है,
बट दोनों के पास डिसएडवांटेज ये कि भाई रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों में आपको प्लास्टिक की लेयरिंग मिलती है ना, इस वजह से। बाकी आप बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर फोटो की बात करें तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि सैमसंग थोड़ा सा अंडर एक्सपोज रखता है, तो मोटोरोला थोड़ा सा ब्राइट रखता है, जो कि मैं टोटली आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसकी फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर दिखा जाए तो मोटोरोला थोड़ी सी शैडोज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है, वहीं पर सैमसंग शैडोज को थोड़ा सा और ब्लैक कर देता है, जो कि मेरे को लगा वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी पोर्ट्रेट मोड में एच डिटेक्शन वगैरह दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसके अलावा मेन कैमरा पे चले तो भाई दोनों के पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और दोनों को आप सेल्फी कैमरा की तरह यूज कर सकते हैं इनकी कवर डिस्प्ले में देख के फोटो क्लिक करते हुए या वीडियो बनाते हुए। बट यहाँ पर मोटोरोला के पास अगेन एडवांटेज आ जाती है, जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन की, तो वो भाई कवर डिस्प्ले में भी देख सकता है कि आप उसकी किस तरीके की फोटो क्लिक कर रहे हो, और यहाँ तक कि आप इसकी कवर डिस्प्ले को यूज करके व्लॉग वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उस टाइम पर एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वीडियो का, बट भाई व्लॉगर्स के लिए बहुत ज्यादा सही चीज है, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही है, और क्या चाहिए। सैमसंग में भी आप देख सकते हो कि क्या आप कैप्चर कर रहे हो, लेकिन इसकी डिस्प्ले में काफी कम एरिया आता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि सही तो फोटो क्लिक कर रहा हूं। बाकी यहाँ पर मेन कैमरा की वीडियो पे चलें तो 4K 60 FPS में जो स्टेबलाइजेशन है वो सैमसंग की ज्यादा अच्छी है, बट कलर्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, और इसी तरीके से 1080p 30 FPS में भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मिले। और फोटो पे चले तो यहाँ पर भाई मोटोरोला हल्का सा कॉन्ट्रास्ट हाई रखता है, इसके अलावा भाई थोड़ा सा कलर टोन में डिफरेंस है, एक वार्म टोन देता है तो दूसरा कूल टोन देता है। एंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि जैसे व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है ना, तो यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा लाइट कंट्रोल बेहतर तरीके से कर लेता है। बाकी भाई कोई भी डिफरेंस नहीं था, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी सेम है, लेकिन अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में जाके पोर्ट्रेट मोड क्लिक करोगे वहां पर लाइट कंट्रोल सैमसंग का बेहतर लगा मुझे। अब यहाँ पर लो लाइट में चले तो भाई जैसे हमने देखा था कि भाई सैमसंग थोड़ी सी बैलेंस फोटो निकाल के देता है, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। मोटोरोला क्या है थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा देता है, इसके अलावा भाई मोटोरोला की इमेज भी काफी अच्छी लगी है मेरे को। और भाई दोनों के पास अल्ट्रा वाइड में मिलता है, सैमसंग के पास 12 मेगापिक्सल का है, मोटोरोला के पास 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फील्ड ऑफ व्यू वगैरह दोनों में सेम है, मोटोरोला के पास वार्म टोन मिलता है, सैमसंग के पास कूल टोन मिलता है, और पर्सनली मुझे कूल टोन थोड़ा सा बेहतर लगा है। बाकी आप बताना आपको किसके कैमरास अच्छे लगे हैं, बट एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे मोटोरोला के कैमरास बहुत ज्यादा एवरेज हुआ करते थे, इस बार इसने सीधी टक्कर दी है सैमसंग के फ्लिप फोन के कैमरास को। अब भाई दोनों फोन छोटे हैं तो बैटरी भी आपको एमएच में छोटी मिलने वाली है। सैमसंग के अंदर 3700 mAh की बैटरी है, तो मोटोरोला के अंदर 3800 mAh की बैटरी है। तो मोटोरोला के पास 100 mAh बैटरी ज्यादा है, प्लस इसके बॉक्स के अंदर 33 वोट का चार्जर भी है, लेकिन ये सपोर्ट 30 वोट को ही करता है। वहीं पर सैमसंग का फोन 25 वोट को सपोर्ट करता है, और इसका चार्जर भी अलग से बाय करना पड़ेगा, तो ये फोन और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। एंड हमने मोटोरोला के फोन के साथ एक चीज देखी थी पहले भी, जो इनका H30 लॉन्च हुआ था 30,000 के प्राइस सेगमेंट में, कि उसके अंदर आपको कम एमएच की बैटरी मिलती थी, लेकिन फिर भी उसका बैटरी बैकअप सॉलिड था। सेम सीन यहाँ पर है भाई, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 100 mAh की बैटरी का डिफरेंस है, उसके बाद भी जो मोटोरोला का बैटरी बैकअप है वो बहुत ज्यादा अच्छा है सैमसंग के फ्लिप फोन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन मोटोरोला की माननी पड़ेगी। बाकी दोनों वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, सैमसंग 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो मोटोरोला अराउंड 8 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर सैमसंग बेहतर है। तो हमने आपके सामने सारे पॉइंट रख दिए और मैक्सिमम जगह पर हमने देखा कि मोटोरोला का फ्लिप फोन अभी के टाइम पे एक बेहतर फ्लिप फोन है मार्केट के अंदर। और जो एक डाउट है ना ड्यूरेबिलिटी को लेकर, वो मोटोरोला के पास कम भी हो जाता है, क्योंकि भाई इसकी कवर डिस्प्ले को हम मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो चीजों को मतलब फीचर्स डाले ना मोटोरोला ने कवर डिस्प्ले में, जैसे कि आप किसी को कॉल कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, वो इस फ्लिप फोन को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं दूसरे फ्लिप फोन के कंपैरिजन में। और इन चीजों को साइड करूं तो इसकी भाई हिंज भी ज्यादा ड्यूरेबल है सैमसंग के फ्लिप के कंपैरिजन, और जिसके क्रीज का साइज है वो भी अभी तक नहीं बढ़ा है, तो मेरे को तो ये वाला फ्लिप फोन ज्यादा बेहतर लग रहा है। बाकी सैमसंग का फ्लिप 5 भी आने वाला है, जिससे हम इसका कंपैरिजन लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।